अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू टेट्राई मैथ्स इंस्टीट्यूट। आज के हम लेक्चर में ई कैट 2017 का पेपर सोल्व करेंगे और बहुत इजी मेथड से सोल्व करेंगे। और दूसरी बात कि हम इसमें सिर्फ पास पेपर के क्वेश्चन ही सोल्व नहीं करेंगे, बल्कि मैं आपको कुछ ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा जो कि आप लोग बाकी क्वेश्चन में भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब कि बाकी पास पेपर को आप लोग सोल्व करते हुए इनको यूज़ कर सकते हैं। और दूसरी बात कि आप लोगों ने कैसे किस तरह इसको मतलब कि सोल्व करना है, इस लेक्चर को देखना है कि पहले आप लोगों ने एक क्वेश्चन देखना है, वीडियो को 1 मिनट पॉज करके आपने देखना है कि आपसे हल हो रहा है, आप लोगों का 1 मिनट में ये क्वेश्चन सोल्व हो रहा है। और अगर होता है तो ठीक है, अगर नहीं होता तो पहले आप देखें कि मेरे मेथड में आप लोगों की कहाँ गलती हो रही है, मतलब कि मेरा सोल्यूशन देखें, फिर आप वो अपनी गलती दुरुस्त करें। फिर अगली दफ़ा इसी तरह ट्राई करते करते आपने ये 30 MCQ हल करने हैं, ठीक है ना। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद मोहम्मद अब्दुल्ला सजाद। सो क्वेश्चन 1 सोल्व करते हैं, क्वेश्चन 2 सोल्व करते हैं। पहले तो मैंने आपको मेथड जिस तरह बताया हुआ है कि आपने पहले क्या करना है कि आपने वीडियो को 1 से 2 मिनट पॉज करना है, फिर आपने क्वेश्चन हल करना है। अगर हो जाता है, आपका आंसर आ जाता है, तो फिर इसको चेक करें कि मेरे आंसर के साथ जो मैंने आंसर आपको प्रोवाइड किया, सोल्यूशन प्रोवाइड किया, उसके साथ मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा। और अगर नहीं हो रहा तो आप देखें कि कहाँ आप लोगों की गलती आ रही है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। आसिम, हम आसिम को लिखते हैं ए इज 3 टाइम्स मीन 3 मल्टीप्लाई, ठीक है। आसिम इज 3 टाइम्स एज ओल्ड एज इरफान, इरफान को हम लिखते हैं आई। तो मतलब कि पहली क्वेश्चन इज का मतलब होता है इक्वल। तो इसको मैं पहली क्वेश्चन को किस तरह लिखूंगा, इस लाइन को आसिम इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई आई, मतलब कि ए इज इक्वल टू 3 आई, ठीक है। उसके बाद क्या उसने कहा हुआ है, आफ्टर 10 ईयर, आफ्टर 10 ईयर्स। देखिए मेरी एक बात सुने, आफ्टर 10 ईयर्स का मतलब ये है कि दोनों की उम्र में, दोनों की एज में 10 + 10, मतलब कि अली की आसिम की एज में भी मतलब कि 10 प्लस हो जाएगा, और आई में भी क्या हो जाएगा, 10 प्लस हो जाएगा। देखिए ना, अगर मैं आज 20 साल का हूँ तो कल को 10 साल बाद मेरी उम्र क्या होगी, 30। उसी तरह मिसाल के तौर पर आसिम आज जितने भी साल का है तो एज है उसकी, ठीक है ना, आज उसकी ये एज है, तो 10 ईयर्स बाद उसकी क्या होगी, A + 10। तो इस तरह की बहुत सिचुएशन आम है। एंट्री टेस्ट के टॉपिक्स में ये बहुत ज़्यादा आम टॉपिक है कि आप लोगों को इस तरह दिया जाता है। तो आप लोगों ने इधर गलती बच्चे क्या करते हैं कि जब आपको इतने कहा जाता है कि इतने सालों बाद, तो वो उन दोनों में प्लस करना होता है। अब मैं A + 10 करूँगा और दूसरा I + 10 करूँगा, क्लियर है ना। अब आसिम की भी एज A + 10 है और इसकी भी A + 10, मतलब I + 10 है, मतलब कि आसिम भी 10 साल बाद और इसकी भी 10 साल बाद। अब देखें, आसिम विल ट्वाइस मीन्स 2 मल्टीप्लाई एज ओल्ड एज इरफान, ठीक है ना। ए नहीं, अब क्या है, A + 10 और उसी तरह I + 10। तो A + 10 और I + 10 की क्या है, ट्वाइस है, तो मतलब कि 2 मल्टीप्लाई है इसकी। क्लियर होगी बात इतनी। अब वो कह रहा है आसिम एट दिस टाइम, अभी जो वक्त है। अब देखें, अभी आसिम की उम्र ये है, ना कि ये उसने आगे बताया हुआ फ्यूचर में है। तो इधर बहुत से बच्चे गलती करेंगे, वो इसको आसिम मतलब कि ये उनको लगेगा कि हमने ये फाइंड करना है, अदरवाइज हमने फाइंड ये करना है। तो ये बात याद रखिएगा, ठीक है ना। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। A + 10, अब मैं इसको इधर मल्टीप्लाई करूँगा 2I + 20। अब क्या करेंगे, अब अगर मैं इधर देखूँ तो ये इधर आपका प्लस है, उधर जाके माइनस, तो ये हो जाएगा 2I = 20 - 10 + 10 हो जाएगा, ठीक है ना। अब अगर मैं ए हमारे पास ये दिया गया जो कि है 3I = 2I + 10। अब ये 2I इधर प्लस है, उधर जाके माइनस, तो ये हो जाएगा 3I - 2I = 10। अब इधर से I की वैल्यू क्या आ गई, 10। अब इधर I की वैल्यू आ गई, अब हम इसमें पुट करेंगे। तो इधर देखें A = 3I था, I की जगह क्या आ गया, 10। तो अभी आसिम की उम्र कितनी है, 30 साल है। अभी आसिम की उम्र कितनी है, 30 साल, ठीक हो गए। आसिम के अभी 30 साल और इरफान की अगर पूछी होती तो उसकी क्या अभी 10 ईयर्स है। क्लियर होगी बात। अब इसको सोल्व करते हैं। द सोल्यूशन ऑफ तो इसका आंसर क्या होगा आपका 30। इसका आंसर क्या आपका C ऑप्शन है। द सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन आपके पास क्या है, x/dy + y - 1 dx = 0। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है।
ये आप लोग सेकेंड ईयर में भी सोल्व किया करते थे। तो इसका आसान मेथड क्या है, आपने क्या करना है, तमाम एक्स वाली रकम को एक तरफ ले जाना है। तो देखें पहले हम ये प्लस हो रहा है इधर, इसको लेकर आएंगे इधर, तो ये माइनस हो जाएगा एक्स डी वाई माइनस वाई माइनस वन डी एक्स। इतनी बात क्लियर है। अब क्या करना है, अब तमाम एक्स वाली को एक तरफ लें और बगैर एक्स वाली को एक तरफ। तो देखें ये वाई माइनस वन किसका है, ये वाई की रकम है तो ये इधर आ जाएगी, और ये एक्स की रकम है तो ये उधर चली जाएगी। एक और बात, ये डी वाई और डी एक्स आपने कोशिश इनको ऊपर ही रखना है, तो इनको तो हमने कुछ कह नहीं सकते, तो हमें इनको इधर उधर करना पड़ेगा ना। तो अब इधर देखें, अब ये इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 1/y माइनस वन, ठीक है, और ये उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा -1/x और डी एक्स, और इधर हो जाएगा डी वाई। क्लियर हो बात, ये इधर आ जाएगा और ये उधर चला जाएगा, तो इधर 1 बच गया, इधर भी 1 बच गया, तो इधर ये नीचे आके 1/1 माइनस वन हो जाएगा और ये 1/x हो जाएगा। क्लियर हो गई बात इतनी। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ये आपके पास क्या हो गया, देखें 1/y माइनस वन, ठीक है, डी वाई और -1/x और डी एक्स। अब मैं इसको देखें, आप लोगों के पास 1x की लिमिट इंटीग्रेशन क्या होती है, ln x, उसी तरह 1/y की इंटीग्रेशन क्या होती है, ln y। और इसका आप लोगों ने किस तरह याद रखा होता है कि जब आप लोगों के नीचे वाले का डेरिवेटिव 1 आए, जब आप लोगों के नीचे वाले का डेरिवेटिव क्या हो 1 हो और ऊपर भी क्या हो 1 हो, जब नीचे वाले का भी डेरिवेटिव आपका डेरिवेटिव आए 1 और आपके ऊपर क्या पड़ा हो 1, तो तब आपका हमेशा आंसर क्या आता है ln, और जो भी नीचे पड़ा हुआ है ना फंक्शन, आपने उस फंक्शन को क्या लिख देना होता है, एज इट इज लिख देना होता है। ऐसे ही याद रखना। तो अब ये देखें y माइनस वन। एक और बात, अब आप इंटीग्रेशन अकेले y के लिहाज से लेंगे और इधर किसके लिहाज से लेंगे, x के। जब आप लोगों के पास अकेला x या अकेला y हो तो पार्शियल आप लोगों ने डिफरेंशिएशन लगानी है, ठीक है ना। अब इधर दोनों तरफ मैं इंटीग्रेशन लूँगा, इधर भी y dx और इधर भी आप क्या लेंगे, इंटीग्रेशन 1/x और dx। अब y के लिहाज से अगर मैं इसकी डिफरेंशिएशन लूँ तो y के लिहाज से इसकी डिफरेंशिएशन आती है, y की होती है 1 माइनस 0, तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है 1, डिफरेंशिएशन क्या आती है 1, और वो ऊपर पड़ा हुआ है तो इधर क्या लग जाएगा ln, और फंक्शन क्या आपका y माइनस वन। क्लियर होगी बात इतनी, इक्वल टू -1/x की क्या होगी ln x। अब एक और बात आपको पता नहीं चाहिए कि इधर आता है प्लस c। अब ये दोनों फंक्शन ln के ना, तो आपके c के साथ भी क्या आ जाएगा ln c। ये आप लोगों ने हमेशा बात याद रखनी है, अगर सारे फंक्शन किसके हों ln के हो तो इधर भी c भी किसका आता है, ln का ही आता है, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, ये इधर माइनस है, इधर आके प्लस। अब इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ, ठीक है, ये प्लस है ना तो इसका मतलब दोनों ज़रब हो रहे हैं, ये ln से कैंसिल, तो आपका आंसर क्या आ गया, एक्स वाई माइनस वाई 1 इज इक्वल टू सी। तो ये कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन। ये कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन। क्लियर होगी बात। अब हम सोल्व करते हैं क्वेश्चन 3 एंड क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 3 में आपको कहा गया मैक्सिमा ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स एंड वाई इज इक्वल टू -x + 3y, और सब्जेक्टेड क्या है आपके कांस्टेंट -x स्मॉलर देन और इक्वल टू 2, ठीक है, और x स्मॉलर देन और इक्वल टू 2, ठीक है, एंड y स्मॉलर देन एंड इक्वल टू 1। तो ये आप लोगों की कंडीशन कह सकते हैं कि ये आप लोगों ने x और y पे अप्लाई करनी है, और उधर से जो आपके आंसर जाएंगे इन चारों में से उसको फिर आपने इसमें पुट करना है, और इसमें पुट करने के बाद आपने ये देखना है कि क्या किधर आपका मैक्सिमा आ रहा है, ठीक है ना, किधर आपका क्या आ रहा है, मैक्सिमम आ रही वैल्यू। तो देखिए ध्यान से, अब इधर देखिए -x, ठीक है, 2 है, और एक हमारे पास x और 3, ठीक है। अब इधर देखें, अगर मैं इसको देखूं तो ये माइनस की वैल्यू है, ठीक है ना, तो इसको इधर ले जाऊंगा और इसको इधर ले आऊँगा तो ये हो जाएगा इस तरह। अब होगा क्या, ये इधर प्लस इधर आके माइनस और ये इधर माइनस तो इधर आके प्लस। अब क्या हो रहा है, अब वो कह रहा है x बड़ा होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए -2 के, ठीक है ना, इस तरह। और इधर क्या था, अगर मैं इधर देखूं तो इसको मैं इस तरह लिख सकता हूं।
अगर इसको देखा जाए तो ये बन रहा है, और अगर इसको मिला के इस साइड को देखा जाए तो ये वाली साइड बन रही है। तो इसका ये एक्स की क्या आ गई, रेंज आ गई, एक्स की रेंज कि एक्स -2 और 3 के क्या होना चाहिए, दरमियान में या इक्वल, मतलब कि उसका ये आप लोगों को बाउंड्री दी हुई है -2 से 3 के दरमियान में। क्लियर हो गया, ओके हो गया, ये क्लियर हो गया। अब दूसरा वाई आता है, वाई उसने कहा हुआ है कि या तो 1 से छोटा हो या 1 के इक्वल हो, या तो 1 से छोटा हो या 1 के इक्वल हो। तो जहाँ ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती होंगी, मतलब कि ये एक्स वाली एक और ये वाई वाली, जहाँ ये सेटिस्फाई होती है वही आप लोगों के आंसर में शामिल होंगे। तो देखें, पहले इसको देखते हैं। ए में क्या है, -100 है, ए में क्या है, -100 है। तो -100 क्या इसके दरमियान में आता है या इसके इक्वल है, नहीं, तो ये आपका ऑप्शन कभी भी नहीं हो सकता। देखिए पहली बात, इसका एक्स इससे नहीं मैच होता, एक्स नहीं मैच होता तो वाई का फ़ायदा नहीं, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। तो देखिए 100 है, वो 1 से क्या होता है, बड़ा होता है, तो ये तो कभी भी नहीं हो सकता। उसके बाद सी ऑप्शन -100 है, तो ये भी कभी नहीं हो सकता, क्योंकि आपके एक्स के मुताबिक। वाई भी एक दफ़ा चेक कर लें, तो वाई तो सेटिस्फाई हो रहा है, क्योंकि 0 है तो वो 1 से क्या होता है, छोटा होता है, लेकिन एक्स सेटिस्फाई नहीं हो रहा। अब इधर देखें -2, तो -2 देखें इक्वल है, ये तो आ रहा है, तो मतलब कि ये x तो सेटिस्फाई कर रहा है। अब y को देखें, मैंने अभी क्या बताया था, या तो y 1 से छोटा हो या 1 के इक्वल हो, तो दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो ये आपका ऑप्शन है। 3 है, इंक्लूड है x में, 1 भी इंक्लूड है, तो दोनों ऑप्शन है। अब इन दोनों को पुट करना है, इन दोनों की वैल्यूज़ को इधर पुट करें। तो देखें, अब इन दोनों की वैल्यू आपके ये, इसका इन कंडीशन का ये काम था कि हमने इनसे जवाब लेने हैं कि कौन कौन से ऑप्शन हो सकते हैं पॉसिबिलिटी में। तो ए बी भी हो सकता है और डी भी हो सकता है। अब क्या होगा, अब आपके पास फंक्शन है -x + 3y। पहले हम उसमें बी वाला ऑप्शन पुट करेंगे। बी वाला ऑप्शन क्या है, x की जगह -2, तो देखिए एक माइनस ये, x की जगह -2 + 3, y की जगह क्या आ जाएगा, 1। क्लियर होगी बात। अब देखिए माइनस माइनस +2 हो जाएगा, +3 = 5, इसका ऑप्शन क्या है, 5। अब डी ऑप्शन चेक करें, डी ऑप्शन क्या है, माइनस एज इट इज एक्स की जगह 3 प्लस इस 3 की ये एज इट इज और y की जगह 1। अब देखें ये ऑप्शन आंसर आएगा -3 + 3 = 0। अब मैक्सिमम वैल्यू इस पे आ रही है कि इस पे आ रही है, तो दोनों ऑप्शन में से बी ऑप्शन पे मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, तो इसका मतलब ये आप लोगों का क्या है, आंसर है। ठीक है ना, ये आप लोगों का क्या होगा, आंसर होगा। क्लियर होगी बात, इतनी समझ आ गई कि मैक्सिमम वैल्यू को कैसे फाइंड करना है। आपने इनसे आप लोगों ने पहले ये देखना है कि आप लोगों की कौन कौन सी ब्रैकेट्स शामिल है, तो वो ब्रैकेट को आपने मतलब कि उन ब्रैकेट्स को आपने क्या करना है, लेना है और फिर उस फंक्शन में पुट करना है। उस फंक्शन में पुट करके फिर आपने ये देखना है कि किस वैल्यू पे मैक्सिमम आ रहा है, वही आपकी मैक्सिमम हो जाएगा। और अगर मिनिमम का फाइंड करने को कहा जाता है तो वो मिनिमम इस तरह हमने फाइंड करनी, जैसे इधर मिनिमम ये है, ठीक है ना, तो उसकी लिहाज से कंडीशन दी गई होती है। क्लियर होगी बात, इतनी समझ आ गई। अब हम सोल्व करते हैं क्वेश्चन 4। बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। उसने कहा हुआ है कि y है आपका इंटीग्रेशन 4 cos स्क्वायर x प्लस y pi/3 - 2 dx, ठीक है ना। और आपको कहा गया देन y फाइंड करना है। आपने इधर मिट गया थोड़ा सा, आपने क्या फाइंड करना है, y। तो बहुत ईजी से क्वेश्चन है। इधर देखें -2 की तो इंटीग्रेशन होती है, और आपको पता हो कांस्टेंट के साथ वेरिएबल जो कि ये वाला होता है वो मल्टीप्लाई हो जाता है। जब आप लोगों की कांस्टेंट की, चाहे वो -1 हो, -3 हो, -4 हो, जो भी कांस्टेंट हो, -3 और 4 हो, कोई भी कांस्टेंट हो, +3 और 4 हो, तो उसके साथ जो वेरिएबल होगा ना वो एज इट इज मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसकी तो आ जाएगी, -2 की आएगी -2x। क्लियर होगी बात। मसला इसका है, देखिए अभी मैं ये 4 नहीं ले रहा, मैं इसको भी सोल्व कर रहा हूँ, ये हिस्सा। देखिए आपकी कोस स्क्वायर x प्लस pi/3 की कोई भी इंटीग्रेशन नहीं होती, ठीक है ना। आपको पता है कि कोस का स्क्वायर हो या साइन का स्क्वायर हो, इनकी इंटीग्रेशन नहीं होती। हाँ, अगर कोसिकेंट स्क्वायर हो या सीकेंट स्क्वायर हो तो उनकी इंटीग्रेशन होती है। जैसे सीकेंट स्क्वायर की इंटीग्रेशन होती है आपके पास अगर थीटा, मतलब कि मैं ले रहा हूँ सीकेंट स्क्वायर थीटा की होगी तो tan थीटा, और उसी तरह इंटीग्रेशन अगर कोसिकेंट की देखी जाए तो उसकी क्या होती है, -cos थीटा होती है, ऐसी होती है। क्लियर होगी बात। तो अब हम इधर फाइंड करें कोस स्क्वायर की, तो कोस स्क्वायर की कोई इंटीग्रेशन नहीं होती, बल्कि कोस स्क्वायर की नहीं होती,
हाँ, ये कह सकते हैं कि कोस की दूसरी वैल्यूज़ की इंटीग्रेशन होती है। दूसरी वैल्यू की इंटीग्रेशन का क्या मतलब है, देख लेते हैं। देखेंगे, आपके पास आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होता है, कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कोस 2x/2। पढ़ा है ना ये फॉर्मूला। उसी तरह आपने एक और फॉर्मूला पढ़ा है, और वो फॉर्मूला क्या है आपने, कि साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू, एज इट इज़ यही फॉर्मूला, कोस 2x/2, लेकिन इधर प्लस है तो इधर क्या लगा दें, माइनस। तो ये दोनों फॉर्मूले आप लोगों को पता होने चाहिए कि कोस के थीटा होगा या थीटा या एक्स जो भी हो, आपने उसको इसमें कन्वर्ट करने के लिए पावर 1 में तो प्लस लिखना है, और अगर ये वाला होगा तो माइनस लिखना है। बाकी आप लोगों को क्वेश्चन एज इट इज़ है, ठीक है ना, फॉर्मूला एज इट इज़ है। अब क्या करें, अब इधर देखिए, इसका पता लग गया किस तरह लिखना है। अगर इसको मैंने कोस स्क्वायर x प्लस पाई/3 को करना हो तो मैं इसको करूँगा 1 प्लस कोस, देखें 2 की जगह 2x, अब इधर x नहीं है बल्कि क्या है, x प्लस पाई/3 है, ठीक है ना, ओवर 2 एज इट इज। मतलब कि अगर आपके इधर एंगल में चेंज आ रहा है तो इधर भी किस में चेंज आएगा, x एंगल में आएगा। अगर इधर एंगल x के साथ प्लस पाई/3 है तो इधर भी एंगल क्या हो जाएगा, x के साथ प्लस पाई/3। ये 2 आपका एज इट इज़ आ जाएगा। क्लियर होगी बात, इतनी समझ में आ गया कि नहीं आ गई, ठीक है ना। अब क्या करना है, इतना सोल्व हो गया। अब देखें इसको, ये आप लोगों ने नोट कर लेना सारा, फिर मैं इसको भी बता रहा हूँ। अब इधर देखिए, अब इसको सोल्व कर लेते हैं। 4, ठीक है, कोस स्क्वायर x प्लस पाई/3, ठीक है, -2 dx, ठीक है ना। अब मैं क्या करूँगा, अब इधर लिख दूंगा 4 की जगह मैं लिख दूंगा 1 प्लस कोस 2x प्लस पाई/3, ठीक है ना, ओवर 2, ठीक है ना, -2। क्लियर होगी बात इतनी, और dx, ये वाला 2 जो होगा वो इस 4 से हो जाएगा कैंसिल, तो इधर बचेगा क्या, 2, 1 प्लस कोस, इस 2 को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो अंदर मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, 2x प्लस पाई/3। देखे ना, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो गया 2 पाई/3 -2, ठीक है, -2 और dx। अब क्या करूँगा, ये वाला जो 2 है इसको भी अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ तो देखें, अब इसको अंदर मैं मल्टीप्लाई जब करूँगा तो इसका हो जाएगा 2 प्लस 2 कोस, ठीक है, 2x प्लस 2 पाई/3, और ये -2 एज इट इज, ठीक है, और इधर dx, ये -2 प्लस 2 आपस में कैंसिल, तो क्या आपका आंसर बच गया, 2 कोस 2x 2 प्लस 2 पाई/3, और ये एंगल है तो इसलिए इधर ब्रैकेट लगा दें। क्लियर हो गई बात इतनी। अब इसको सोल्व कर लें, ये 2 आ जाएगा बाहर, 2 बाहर आया तो इधर क्या बच गया आपका, 2 बाहर आ गया तो कोस की इंटीग्रेशन होती है साइन, और एंगल एज इट इज, एंगल आपका क्या है, 2x 2 पाई/3, एंगल एज इट इज। और आप लोगों का इधर, अब आपने एक बात और याद रखनी है कि आप लोगों के अगर एंगल का डेरिवेटिव लेना है, आप लोगों ने इंटीग्रेशन कैसे लेनी होती है कि आपने कोस का अपनी इंटीग्रेशन लिखनी है जो कि होती है साइन, और उसके एंगल का डेरिवेटिव लेना है। अगर इस सारे का मैं डेरिवेटिव लूँ तो देखें 2x प्लस 2 पाई/3, तो इसका डेरिवेटिव आता है 2 और इसका डेरिवेटिव आता है 0, तो सारे का डेरिवेटिव क्या होगा, एंगल का 2 आएगा। वो जो एंगल का डेरिवेटिव आएगा उसको आपने लिखना है नीचे, उसको आपने क्या लिखना है, नीचे। ये 2 से क्या हो जाएगा कैंसिल, तो आपका आंसर क्या बच गया, साइन 2x प्लस 2 पाई/3, ठीक है, और प्लस c, तो आपका ऑप्शन क्या होगा, बी ऑप्शन होगा, सॉरी सी ऑप्शन, इधर भी मैंने सी ऑप्शन आपका ही, ठीक हो गया, इजी क्वेश्चन था। अब आपके पास एमसीक्यूज, अच्छा मैं एक बात बता दूं, वेक्टर का जब भी ई-कैट या कोई भी एंट्री टेस्ट होता है तो वेक्टर का अभी हम ई-कैट की बात करें तो मैं ई-कैट में बता दूं, वेक्टर में से 2 से 3 क्वेश्चन मस्ट आते हैं। अभी भी देखें 2017 में भी 2 क्वेश्चन आए हुए हैं, और आते भी आसान है, ये नहीं कि मुश्किल हो। जैसे अभी आपने इंटीग्रेशन का किया था, ये थोड़ा सा मुश्किल था, लेकिन ये बहुत ईजी सा क्वेश्चन है और आता भी ज़रूर है, ठीक है ना, ये भी आप बात याद रखिएगा। अब इधर मैं थोड़ी सी ट्रिक्स भी बताऊंगा
और एक और बात बता दूँ, 5वीं और 6वीं की स्टेटमेंट सेम है, थोड़ा बहुत फ़र्क है वो मैं आपको बताता हूँ। आपको कहा गया कि वेक्टर है एक u ए आई प्लस जे प्लस के, और एक वेक्टर है b जो कि है i माइनस टू जे प्लस बी के, ठीक है ना। और वो क्या है, कोलिनियर, वो क्या है, कोलिनियर है। जब भी आपको कहा जाए कि दो वेक्टर्स आपस में कोलिनियर है, जब दो वेक्टर आपस में क्या है, कोलिनियर है, तो उनको सोल्व करने का तरीका क्या होगा, ज़रा देखें। उनको सोल्व करने का फॉर्मूला ये है, ए एक्स ओवर बी एक्स इज इक्वल टू ए वाई ओवर बी वाई इज इक्वल टू ए जी ओवर बी जी। ये आपका फॉर्मूला, जब भी आपको कहा जाए कि आपके दो वेक्टर कोलिनियर्स हैं, आपने ये फॉर्मूला हल करना है, ठीक है ना, इसको सोल्व करना है। ए एक्स और बी एक्स क्या होगा, देखिए पहला वेक्टर होगा जिसके सारे के सारे ए होंगे, मतलब कि जो भी इसकी वैल्यूज है कोफिशिएंट है, और इसके सारे के सारे बी होंगे। तो देखिए ध्यान से, ए एक्स क्या है इधर, ए ओवर बी क्या है इधर, बी एक्स है। पहले मैं ए लिख लेता हूँ, पहले मैं ए लिख लेता हूँ। ए वाई क्या है आपके पास, +1, तो मतलब कि 1 इज इक्वल टू ए जी क्या है, इधर भी 1 है। अब ओवर, ओवर आपका दूसरा वेक्टर है, दूसरे वेक्टर के सारे कोफिशिएंट, बी एक्स क्या है 1, बी वाई क्या है इधर -2, ठीक है ना, इधर देखिए -2 है, और बी जी क्या है इधर +b। क्लियर होगी भाई कि आपके क्लियर हो गया कि आपको बी एक्स और बी वाई इस तरह की कौन कौन से कोफिशिएंट किधर हैं। जो भी आपके ए कोफिशिएंट होंगे वो पहले वेक्टर के होंगे, और सारे के सारे बी वाले कौन से होंगे, दूसरे वेक्टर के। एक्स वाई जी का मतलब है कि एक्स के जो आई के साथ होगा, वाई का मतलब है जो कि जे के साथ होगा, जी का मतलब है जो के के साथ होगा। आपको अब इधर फाइंड ये करना है ए और बी, ठीक है ना। कोलिनियर के लिए आप लोगों ने ये फॉर्मूला यूज़ करना, और ये बहुत ज़्यादा आता है। अब इधर देखें, इधर आता है ए इज इक्वल टू -1/2 इज इक्वल टू 1/b। एक पहली बात हमने क्या फाइंड करना है, ए, और दूसरा हमने क्या फाइंड करना है, बी। तो अगर मैं इसको देखूं, ए इज इक्वल टू -1/2 आ रहा है, और -1/2 इज इक्वल टू 1/b आ रहा है। ये मैथ का रूल है कि हम इस तरह कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद क्या है कि आपके पास अगर मैं a इज इक्वल टू -1/2 आ गया, ठीक है, b की वैल्यू क्या आ रही है आपके पास, b की वैल्यू निकालनी है, तो इसको ऊपर ले जाएं, तो b इधर भी उल्टा हो जाएगा, और इधर भी आप लोगों का ये चीज़ किधर चल जाएगी ऊपर, तो ये b आ जाएगा -2, ये भी आप लोगों का क्या आ जाएगा -2। इधर मुझे लगता है माइनस ये ऑप्शन था, बी ऑप्शन है, इधर माइनस नहीं लगे हुए, तो माइनस लगा के आप लोगों को क्या बन जाएंगे, ऑप्शन बन जाएंगे, ठीक है ना। तो ये आप लोगों का बी ऑप्शन है, वो गलती से मैंने देखे ना, दोनों सेम लिख दिए, इधर माइनस आने थे, ठीक है। तो ये आप लोगों का आंसर है, ठीक है। ए इज इक्वल टू -1/2 और बी इज इक्वल टू -2। आपको पता होना चाहिए कि मैथ का रूल है कि अगर तीन आपस में इक्वल होती है ना, टर्म्स या इक्वेशन, तो वो आपस में इस तरह हम उनको दो दो करके इक्वल रख सकते हैं, अपना आंसर निकाल सकते हैं। तो इधर से हमारा क्या आया कि ये चीज़ ए के इक्वल आ गई, और इसको बी के इक्वल रख के हमने ये आंसर निकाल लिया, बी इज इक्वल टू और ए इज इक्वल टू। ये बात क्लियर हो गई। अब आता है हमारे पास परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर के लिए भी आपका क्वेश्चन सेम है, इस फॉर्मूले को याद रख लीजिएगा, क्वेश्चन यही है। लेकिन परपेंडिकुलर में ये होता है, आपको पता है u डॉट v इज इक्वल टू 0। ये आप लोगों ने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, और केमिस्ट्री मैथ में बहुत ज़्यादा पढ़ा होगा। अब इधर देखें, u आपका वेक्टर क्या है, ए आई प्लस जे प्लस के, और v आपका क्या है, i -2j प्लस बी के इज इक्वल टू 0। ये वेक्टर की प्रॉपर्टी है। देखें ना, u डॉट v मतलब u v कोस थीटा। अगर कोस थीटा इधर, थीटा आपका परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर होने का मतलब क्या, थीटा 90 है, तो कोस की जगह अगर मैं 90 रखूँगा तो कोस 90 होता है 0। तो इसके 0 होने की वजह से आपके सारे का आंसर क्या आता है, 0। इसी वजह से कहा जाता है जो u डॉट v होता है उसका आंसर क्या होता है, 0 होता है, ठीक है ना। तो इससे भी ये फॉर्मूला बन गया। अब आपने इसको हल कैसे करना है, इधर देखें, ए आई, इसको आपने मल्टीप्लाई करना है इससे, तो इधर से आंसर आएगा a। उसके बाद क्या करना है, जे वाली जे के साथ मल्टीप्लाई, तो इधर कुछ भी नहीं है तो 1 है, और इधर क्या है -2। इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो क्या आंसर आ रहा है, -2 आंसर आ रहा है। उसके बाद प्लस, और इधर b है, इधर कुछ भी नहीं है तो +1, और इधर b है, तो इधर आंसर आ जाएगा +b इज इक्वल टू 0, ठीक है ना।
अब इधर देखें, ये -2 इधर है, उधर जाके क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा, उधर जाके क्या हो जाएगा +2। अब इधर से हमारे पास ये आता है कि ऐसे दो नंबर निकालने ए और बी के आंसर निकालने के जिनको प्लस करके आपका आंसर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो ये देखें 3 और -1 इनको प्लस करके आपस में 2 आ रहे हैं। हाँ ये भी आंसर आ रहा है, एक ये ऑप्शन हो गया। उसके बाद अब दूसरा ऑप्शन देखते हैं क्या आता है। दूसरा ऑप्शन चेक करें, a = 1 और b = -3। अगर मैं इन दोनों को प्लस करता हूँ तो आंसर आ रहा है -2। अगर मैं इसको करता हूँ 2 - 1 = 1, इधर आंसर आ रहा है 1। अगर मैं इन दोनों को करता हूँ -1 -1 तो ये आंसर आ रहा है -2। तो आपका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए। ठीक है ना। आपके पास ये इक्वेशन आई है, इधर से आप ए और बी आप आसानी के साथ इन दोनों को प्लस करके ए और बी के आंसर को फाइंड कर सकते हैं कि जिस आंसर पे 2 आ रहा है वही आपका क्या होगा, ऑप्शन होगा। ठीक है ना। तो ये आपका इस तरह हल हो जाएगा। अब आपके पास आता है क्वेश्चन 7 और 6। मेरे ख्याल में इसकी नंबरिंग गलत हो गई, ये क्वेश्चन 7 था और ये क्वेश्चन नहीं था। ठीक है ना। तो आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि इजी क्वेश्चन है, इसको पहले मैं क्वेश्चन 8 समझाऊंगा, क्योंकि क्वेश्चन 8 समझा के फिर मैं इस पर आऊँगा। बहुत इजी सा क्वेश्चन है। आप लोगों को कोनिक सेक्शन जो कि आप लोगों के सेकेंड ईयर का चैप्टर 6 था, इसमें आप लोगों को 4 चीज़ें बताई गई थी। एक सर्कल था, एक पैराबोला था, दूसरा था आपके पास एलिप्स और तीसरा आपके पास था हाइपरबोला। आपको मैं कुछ पहचान बता रहा हूँ, ट्रिक्स बता रहा हूँ, ताकि आप लोगों को देख के साथ ही पता लग जाए कि हाइपरबोला की इक्वेशन है, पैराबोला की इक्वेशन है, या आपके पास एलिप्स की इक्वेशन है, या आपके पास सर्कल की इक्वेशन है। ध्यान से सुनो, आपके इन चारों में 2 चीज़ें आती हैं, एक आता है एक्स और एक आता है वाई। सर्कल होता है, पैराबोला होता है। ठीक है। फिर उसके बाद होता है एलिप्स, उसके बाद होता है आपके पास हाइपरबोला। आपने हमेशा एक चीज़ याद रखनी है, इसमें आप लोगों के एक्स के दोनों के ऊपर स्क्वायर होंगे। ठीक हो गया। उसके बाद इसमें सिर्फ और सिर्फ एक पर स्क्वायर होगा, या एक्स पे स्क्वायर होगा या वाई पर स्क्वायर होगा। इसको लिख लें अपनी कॉपी वगैरह पे, अपने रजिस्टर वगैरह पे इसको नोट कर लें कि पैराबोला पे हमेशा किसी एक के ऊपर स्क्वायर होगा, एक इक्वेशन स्क्वायर वाली होगी। एलिप्स पे दोनों ही सर्कल की तरह दोनों इक्वेशन क्या होंगी, स्क्वायर वाली होंगी। ठीक है। दोनों इक्वेशन क्या होंगी, स्क्वायर वाली होंगी। हाइपरबोला में भी दोनों इक्वेशन क्या होंगी, स्क्वायर वाली होंगी। लेकिन चले पैराबोला की तो इजीली समझ आ जाएगी ना, जहाँ एक पर स्क्वायर होगा, चाहे वो एक्स पर हो चाहे वो वाई पर हो, वो हमारा कंसर्न नहीं है। हमारा बस ये है कि एक पर होना चाहिए, हम खुद ब खुद ही पैराबोला फाइंड कर लेंगे। इसको हटा दें। अब आते हैं ये तीनों, इन तीनों में कैसे डिफ्रेंशिएट किया जाए। आपने हमेशा एक चीज़ याद रखनी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर मैं इधर आप लोगों के लिए एक इक्वेशन बनाऊँ, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, फिर मैं बनाता हूँ ए एक्स स्क्वायर माइनस बी वाई स्क्वायर, फिर मैं बनाता हूँ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर। ये इक्वेशन किसकी है, ये इक्वेशन की। हाँ मैं एक आपको बताता हूँ, थोड़ी सी मैंने चेंज, मतलब कि पूरी इक्वेशन नहीं लिखी, ये मैं आपको ट्रिक्स बता रहा हूँ, इसलिए मैंने ट्रिक्स आप लोगों को इन दोनों को देख के पता लग जाएगी, इसलिए मैं सिर्फ इन दोनों को ले रहा हूँ, बाकी चीज़ों को मैं नहीं ले रहा। ठीक है ना। पहला, अब आपने हमेशा चीज़ याद रखनी है, जहाँ आप लोगों के एक्स और वाई के कोफिशिएंट सेम होते हैं, जहाँ आते हैं कोफिशिएंट सेम हो, किसके, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के सेम कोफिशिएंट, वो होता है सर्कल। वो क्या होता है, सर्कल। ठीक है। जहाँ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो डिफरेंट। ठीक है ना। क्या हो, डिफरेंट हो। उधर 2 पॉसिबिलिटीज आती हैं, एक पॉसिबिलिटी है एलिप्स की और एक पॉसिबिलिटी है हाइपरबोला की। अब कैसे पता लगेगा एलिप्स कौन सा है और हाइपरबोला कौन सा है। आपने हमेशा एक चीज़ याद रखनी है कि जहाँ एलिप्स पे आता है दोनों के दरमियान प्लस का निशान,
और हाइपरबोला पे आता है दोनों के माइनस का निशान। तो जहाँ आप लोगों के एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट सेम होंगे तो वो होगा सर्कल, जहाँ डिफरेंट होंगे वो या तो एलिप्स हो सकता है या क्या हो सकता है हाइपरबोला। उन दोनों में किस तरह डिफरेंस करना है कि डिफरेंट कोफिशिएंट पे अगर दरमियान में प्लस होगा तो आपका होगा एलिप्स, और अगर माइनस होगा तो क्या होगा हाइपरबोला। बात क्लियर हो गई है। उसके बाद आता है, अब ये देखें ए और ए कोफिशिएंट सेम है, इधर भी ए और इधर भी है, तो इसका मतलब ये क्या है सर्कल है। ए और बी कोफिशिएंट डिफरेंट है, कोफिशिएंट डिफरेंट होने का मतलब यहाँ तो हाइपरबोला हो सकता है या एलिप्स हो सकता है। दरमियान में देखें, दरमियान में क्या है माइनस है, तो माइनस का मतलब क्या हाइपरबोला। और अगर प्लस है, जैसे इधर कोफिशिएंट डिफरेंट है, डिफरेंट होने का मतलब है यहाँ तो एलिप्स हो सकता है या हाइपरबोला हो सकता है। अब इधर देखिए प्लस है, तो प्लस का होने का मतलब है एलिप्स आएगा, ठीक है ना, प्लस होने का क्या मतलब है एलिप्स आएगा। अब इधर देखें, अब वो कह रहा है द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 over 4 square is equal to 1 represent circle with the center 0 1 and r is equal to 2, parabola with the parameter a is equal to 4, ellipse with the center and minor axis and hyperbola। मतलब कि अब चारों आसान देखें, एक्स स्क्वायर, अब अगर इसको मैं थोड़ा सा सोल्व करूँ, वाई इसका स्क्वायर ओपन करें, इसका स्क्वायर ओपन करके आपके पास इसको मैं मिटाने लगूँ। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी, क्लियर होगी बात। नहीं, ये ट्रिक्स आप लोगों ने लिख लेनी है, ठीक है ना। तो देखिए इसको मैं सोल्व करता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 और इसका होल स्क्वायर ओवर 4, ये 4 इधर जब करें तो हो जाएगा 4x स्क्वायर ओवर इज इक्वल टू 1 ओवर 4। अब इसको मैं ओपन करता हूँ तो वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y इज इक्वल टू 1, और ये 1, बस हमारा अभी इतना ही काम है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 4 है, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, तो कोफिशिएंट क्या है डिफरेंट है, कोफिशिएंट क्या है डिफरेंट है। डिफरेंट में दो पॉसिबिलिटीज आती हैं, एलिप्स और हाइपरबोला। एलिप्स वो होता है कि जिसमें प्लस का निशान हो, हाइपरबोला वो होता है जिसमें माइनस का निशान हो। अब आपने साइन देखना है, अब इधर कौन सा साइन है प्लस का, तो प्लस साइन का मतलब है ये एलिप्स है, तो ऑप्शन क्या होगा सी, ऑप्शन सी, कि ये एलिप्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। बात क्लियर होगी, ठीक है। अब क्वेश्चन 7 अब आप खुद सोल्व करके इधर अच्छी तरह देखेंगे। अब मैं इसको रेज कर दूँ, देखें इधर इक्वेशन ऑफ सर्कल एट सेंटर, सेंटर आपका ये 4,3 विद रेडियस इज इक्वल टू 2 सॉरी गिवन बाई। बात सुने एक बार ध्यान से, क्या ये चीज़ आप लोगों की सर्कल को रिप्रेजेंट करी? नहीं। अगर मैं इसको इधर मल्टीप्लाई करूँ, इसको इधर मल्टीप्लाई करूँगा तो ये होगा 9x स्क्वायर 16y स्क्वायर, दोनों के कोफिशिएंट ही सेम नहीं है, ठीक है। यहाँ आपने इसको इसी तरह पहचान लेना कि इधर हो रहा है 1/16 x स्क्वायर और इधर है 1/9 y स्क्वायर, तो दोनों के कोफिशिएंट क्या है सेम नहीं है। तो जब दोनों के कोफिशिएंट ही सेम ना हो तो ये आप लोगों की सर्कल की इक्वेशन है नहीं, तो पूरी किसकी इक्वेशन है, प्लस का निशान है, एलिप्स की इक्वेशन है। तो इधर इन्होंने सर्कल का जिक्र किया, एलिप्स का जिक्र नहीं किया, तो सी ऑप्शन नहीं हो सकता। उसी तरह देखें इधर 4 है इधर 3 है, तो ये भी आप लोगों का ऑप्शन नहीं हो सकता। अब अगर मैं इसको ओपन करूँ तो इधर आता है एक्स स्क्वायर प्लस 16, ठीक है ना, तो ये हो सकता है। इधर भी आपका वाई स्क्वायर आ रहा है, तो ये ऑप्शन हो सकता है और एक ही ऑप्शन है, क्योंकि इधर देखें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इधर भी 1 कोफिशिएंट है, इधर भी 1 कोफिशिएंट है। ये आप लोगों को मैंने वैसे बताया था ताकि आप लोगों का पिछला कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाए किस तरह आपने यूज़ करना है, लेकिन इसका बहुत आसान सा तरीका। आपकी इक्वेशन है एक्स माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अगर आपने कॉनिक सेक्शन किया हुआ तो ये थोड़ा सा भी किया हुआ है, शॉर्ट क्वेश्चन ही किया हुआ, तो ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो देखें ये आपका सर्कल सेंटर का ये होता है एच पहले वाला होता है, और के आप लोगों का वाई वाला मतलब कि होती है वाई वाली जगह पर जो होता है ना उसको के कहते हैं, और ये आपका आर दिया है। देखें एक्स माइनस एच की जगह 4 और इसका स्क्वायर प्लस वाई माइनस के की जगह 3 और इसका स्क्वायर इज इक्वल टू आर की जगह क्या आ रहेगा 2 का स्क्वायर जो कि रहेगा। अब इसको सोल्व करें, इसको सोल्व करके आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8x प्लस इधर आ रहेगा वाई स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6y इज इक्वल टू 4, ठीक है ना। तो अगर मैं देखूँ तो ये पता लग रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x माइनस 6y, और अगर मैं इसको जमा करूँ 25 में से ये प्लस ये 4 उधर प्लस अगर आके माइनस तो 21 हो जाएगा, तो वो 21, तो आपको ऑप्शन क्या है डी,
आपका ऑप्शन क्या है? डी। आई होप कि आपको ये ट्रिक्स वगैरह याद हो गई होंगी। अब क्वेश्चन 10 बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आप लोगों को पता है। इसमें आप लोगों को मैं चीज़ बता दूं, अगर आपका e की पावर x हो तो e की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, आपने पता है ना, e की पावर x एज इट इज और उसके x का डेरिवेटिव ऐसे ही, मतलब कि ऊपर वाले जो भी एक्सपोनेंट होगा, पावर होगी, उसका डेरिवेटिव। तो अगर इधर देखें, अब है y इज इक्वल टू e की पावर साइन x, ठीक है, और कोज x। मैंने भी क्या आपको बताया कि इसका डेरिवेटिव किस तरह हम निकालेंगे, कि e की पावर साइन x, इसका मैं डेरिवेटिव ले रहा हूँ dy ओवर dx, e की पावर साइन x और कोज x एज इट इज। उसके बाद इसकी जो पावर है, जो कि इधर है साइन x और कोज x, उसका डेरिवेटिव, उसका क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव। बात क्लियर है? अब ये तो एज इट इज आ गया e की पावर साइन x कोज x। अब इधर देखें क्या इससे कोई हिंट मिल रही है कि हमें पता लग जाए कि ये आंसर नहीं है, तो मुझे लगता है सब में है, सब आंसर में है। नन अभी पता नहीं कह सकते, कुछ भी नहीं, तो इन तीनों में ये है, मतलब कि कोई हिंट नहीं मिली। अब दो मल्टीप्लाई फंक्शन हो रहे हो तो उसका कैसे लेते हैं कि पहला एज इट इज, आपने इसका इस तरह फॉर्मूला याद रखना है कि अगर एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, दो फंक्शन, और उसका आपने लेना है डेरिवेटिव, तो आपने इस तरह लेना है कि आपने जो फर्स्ट फंक्शन है जो कि एफ ऑफ एक्स है उसको एज इट इज लिखना है, ठीक है ना। एक मिनट, इस तरह लिख लें आप, इस तरह इसको कर लें। इसका मैं फॉर्मूला आपको लिख देता हूँ, एफ डैश ऑफ एक्स, ठीक है, जी ऑफ एक्स प्लस, ठीक है, जी डैश ऑफ एक्स और एफ ऑफ एक्स। क्लियर होगी बात? ये आपने फॉर्मूला याद रख लेना है कि पहले आपने लिखना है, पहले आपने फर्स्ट का डेरिवेटिव लेना है और दूसरे को एज इट इज लिख देना है, प्लस दूसरे का डेरिवेटिव लेना है दूसरे फंक्शन का और प्लस पहले वाले को एज इट इज लिख देना है। अब इधर देखो, पहले का डेरिवेटिव लिया, पहले का डेरिवेटिव आता है साइन का डेरिवेटिव होता है कोज एक्स, ऐसी है ना, और दूसरा वैसे ही, दूसरा क्या है आपके पास कोज एक्स प्लस, अब देखें दूसरे का डेरिवेटिव लेना, दूसरे का डेरिवेटिव आता है माइनस साइन एक्स, क्योंकि देखें ना दूसरा इधर फंक्शन, इधर आप लिख लेना 1 और 2, दूसरा फंक्शन इधर क्या है कोज एक्स, तो उसका डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स, और आपका जो पहले का डेरिवेटिव पहले आपने एज इट इज लिख लेना, ठीक है ना, इस फॉर्मूले के मुताबिक। ये देखें, अब आप इधर देखें e की पावर साइन एक्स कोज एक्स, ठीक है ना, इधर हो जाएगा कोज स्केयर एक्स प्लस माइनस माइनस साइन एक्स और साइन एक्स, क्या हो जाएगा साइन स्केयर एक्स। और अगर आपको पता हो कि जब कोज स्केयर एक्स और साइन स्केयर एक्स में माइनस का निशान आता है ना, तो ये किसका फॉर्मूला शो करता है, ये फॉर्मूला शो करता है कोज 2x का, ठीक है ना। मैंने इसको जब मैं पता था फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, मैंने इसको इस तरह याद रखा हुआ था कि आपने जब कोस स्क्वायर एक्स और प्लस साइन स्क्वायर एक्स होता है तो 1, अगर उसी की जगह माइनस आ जाए तो आपका फॉर्मूला चेंज होता है कोस 2x में, और इधर आ जाएगा e साइन एक्स और कोस एक्स। तो ये कौन सा ऑप्शन है? ये आपका ऑप्शन बी है। क्लियर होगी बात इतनी? तो ये आपका ऑप्शन आ गया। उसके बाद आता है, अब हम आते हैं क्वेश्चन 12 पे। तो बहुत से बच्चे देखेंगे कि ये तो लॉ का क्वेश्चन है, तो आपको एक चीज़ बता दूं, जो भी आप लोग एंट्री टेस्ट देने जा रहे हैं पीयू और ईकैट खास तौर पे, बाकी सब में भी मैं ये नहीं कह रहा, तो उनमें आप लोगों के लोग से 1 से 2 क्वेश्चन ज़रूर होंगे। आप लोग अगर 2017 का पेपर जब देखेंगे ना, तो इसमें भी 1 से 2 क्वेश्चन लोग के हैं। तो पहला तो आ गया, अब इसको सोल्व कर लें। log 327 माइनस log 525, ये तो बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। आपने log 27 को अलग दे देना और 3 को अलग, और इधर 25 को अलग और 5 को अलग, तो इधर आ जाएगा log 27 log 3 माइनस इधर क्या आ जाएगा log 25 अलग और log 5 अलग, ठीक है ना। अब 27 को मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 3 और log 3 एज इट इज, माइनस 25 को लिख सकता हूँ 5 की पावर 2 और log 5 एज इट इज। ये 2 आपको पता है पावर शुरू में आ जाती है, पावर क्या आ जाती है शुरू में, तो इधर आ जाएगा 3 log 3 ओवर log 3 माइनस, अब इधर देखिए ये 2 आ गया शुरू में, इधर आ जाएगा log 5 ओवर log 5, ये इससे कैंसिल, ये भी इससे कैंसिल, तो क्या बच गया 3 और इधर क्या बच गया 2, तो इनको आंसर आएगा 1, तो इधर आंसर क्या आ जाएगा 1। log का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एंट्री टेस्ट में। अब ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, थोड़ी सी नंबरिंग में आप लोगों की
गलती हो रही है। तो 11 12 ये आप लोगों का MCQ जब पिछले में भी मैंने 11 12 में लिख दिया था, तो वो सॉरी अब आप लोगों को कहा गया एफ एक्स नॉट प्लस डेल्टा एक्स, ठीक है ना, अप्रोक्सीमेट इक्वल है एफ ऑफ एक्स ऑफ एक्स नोट का फंक्शन प्लस एक्स नोट वाले का फंक्शन का डेरिवेटिव और डेल्टा एक्स। देयरफॉर आपने वैल्यू निकालनी है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी है साइन 9 पाई ओवर 10 की। यहाँ वो ये हो सकती है, यहाँ ये हो सकती है, ये ऑप्शन पाई ओवर 10, बी ऑप्शन माइनस पाई ओवर 10, सी ऑप्शन 0 और डी ऑप्शन 9 पाई ओवर 10। बहुत ईजी से क्वेश्चन है। अगर इधर देखें साइन 9 पाई ओवर 10, आप लोगों ने ये टॉपिक पढ़ा था 3.1 में, जिधर आपने ये देखा था कि अगर आपका एंगल या फंक्शन आप लोगों का इस फॉर्म में आ जाए, जैसे ये 9 पाई ओवर 10 है, आपका फंक्शन साइन के लिए ऐसे 9 पाई ओवर 10 है, ठीक है ना। अगर 9 पाई ओवर 10 को अगर मैं इस तरह कर दूं कि अगर इधर मैं +1 और -1 कर दूं, ठीक है ना, ऐसे ही है, इधर हो जाएगा 10 पाई ओवर 10 -1, 10 पाई -1 ओवर 10 इस तरह हो जाएगा, क्योंकि +1 कर दिया और -1 कर दिया। अच्छा, एक और बात बता दूं, ई कैट या कहीं भी एंटीटर देने जाते हैं तो माइनस इधर इक्वल लगाना इधर ज़रूरी नहीं है। आपने हल करने पर जोर देना, ये नहीं कि बहुत से बच्चे मैंने देखा हुआ है वो इक्वल लगाना शुरू कर देते हैं। इक्वल ना भी लगाए कोई मसला नहीं, लेकिन सोल्व करने पर ध्यान रखना है, ठीक है ना। ये मैं आपको बता दूँ। अब इधर देखें 10 पाई ओवर 10 अलग माइनस 1 ओवर 10 अलग हो गया, ठीक है ना। अब क्या करना है, सॉरी इधर होगा, इधर आपके पास होगा प्लस पाई माइनस पाई, मैंने 1 लिख दिया, मैंने लिखना था +1 पाई और -1 पाई, तो मैंने गलती से वो ही लिख दिया माइनस पाई, और इधर भी हो जाएगा माइनस पाई, ठीक हो गया। 1 पाई तो मैंने 1 लिखना नहीं लिखा, जरूरी नहीं समझा, तो वो आप लोगों ने 10 से कैंसिल, तो इधर बच गया पाई और इधर बच गया माइनस पाई ओवर 10, तो आप लोगों का 9 पाई चेंज हो गया इसमें। अब देखिए साइन इधर आपका बच गया पाई माइनस पाई ओवर 10। अब इधर देख लें, इसको मैं कह देता हूँ, इस वाले को, पहले वाले को मैं कह देता हूँ एक्स नोट, और दूसरे वाले को मैं कह देता हूँ डेल्टा एक्स, जो कि होगा माइनस पाई ओवर 10। ये आप लोगों ने बात याद रखनी है, माइनस पाई ओवर 10। क्लियर होगी बात। अब देखिए एक फंक्शन, अब इधर से फंक्शन आपका क्या बनता है, अब इधर से फंक्शन अगर देखा जाए तो आपका एफ ऑफ एक्स नोट इक्वल होगा आपके पास साइन पाई, ठीक है ना। अगर मैं इसका डेरिवेटिव ले लूँ तो डेरिवेटिव आएगा कोस पाई। क्लियर होगी बात इतनी। साइन पाई एफ ऑफ एक्स नोट होगा, और ये एफ डैश ऑफ एक्स नोट आएगा कोस पाई के इक्वल डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स की वैल्यू आपके पास इधर निकली है, डेल्टा एक्स की वैल्यू आपके पास इधर निकली है माइनस पाई ओवर 10, ऐसी ही निकली है। अब इधर देखिए साइन पाई की वैल्यू होती है 0, कोस पाई की वैल्यू होती है -1 और इसकी होती है माइनस पाई ओवर 10, ठीक है ना। अगर मैं इस फॉर्मूले में पुट कर दूँ, अगर मैं इस फॉर्मूले में पुट करता हूँ तो पहले आता है 0 प्लस एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है -1, और इसकी डेल्टा की वैल्यू क्या है माइनस पाई ओवर 10, ऐसी है ना। अब माइनस और माइनस प्लस, तो इधर बचेगा पाई ओवर 10, तो ये आपका क्या होगा आंसर होगा। या आप लोग इसको, इस फॉर्मूले को वैसे भी याद रखना, ये आप लोग को वैसे भी बहुत ज़्यादा काम आएगा, बहुत सी जगहों पर ही तो ये दिया रहता है, अदरवाइज ना भी दिया होगा तो आपको आता होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये आपका सोल्व हो गया। अब इसको सोल्व करते हैं, तो आप लोगों को आ गया द पीरियड ऑफ y = 3 साइन t ओवर 8। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप लोगों के साइन के फंक्शन की वैल्यू क्या होती है, साइन का पीरियड क्या होता है 2 पाई। अब आपका इधर आता है 2 पाई ओवर k, आपका एक फॉर्मूला है 2 पाई ओवर k, जो कि अप्लाई होता है साइन के टी पर, साइन के टी पर। देखिए कैसे, आपके इधर साइन के टी है, अगर मैं इसको इससे कम, अभी इसको छोड़ दें, ये आपका जो मर्जी हो, इसको आपसे कोई अभी मसला नहीं है, अभी हमारा मसला ये है। अब इधर देखें, अगर मैं इसको कंपेयर करूं, के टी है वो है इक्वल है टी ओवर 8 के, तो इसका मतलब टी टी से कैंसिल, तो के की वैल्यू क्या आ गई 1/8। इधर से के की वैल्यू क्या आई 1/8। साइन का फंक्शन क्या होता है, साइन का पीरियड क्या होता है 2 पाई, कोस का पीरियड क्या होता है 2 पाई, उसी तरह टैन और कोट का पीरियड क्या होता है पाई। तो आपने इधर बदलते जाना है, जिस तरह मैंने मतलब कि जिस फंक्शन इसके लिए ऐसा आपने इधर बदलते जाना है। 2 पाई इधर आ गया,
इधर से के की वैल्यू अभी क्या है 1/8, तो इधर नीचे उधर जाके ऊपर जाके हो जाएगी 16 पाई। तो ये आपका क्या है ऑप्शन है, ऑप्शन डी। क्लियर होगी बात इतनी। अभी आपका क्वेश्चन 13 है ना, ये एमसीक्यू बहुत ज़्यादा आता है, ठीक है ना, इस तरह के एमसीक्यू बहुत ज़्यादा आते हैं। तो बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, आपको पता है y = 2x है, ठीक है ना। तो एक तो ये वैसे भी सोल्व हो जाएगा 1 मिनट के अंदर, लेकिन इसका फॉर्मूला भी है कि आप लोगों को इस तरह का आ जाए तो इसका डेरिवेटिव इक्वल होता है ax/ln a। ये आप लोग फॉर्मूला याद कर लें इसका, ठीक है ना। अदरवाइज मैं आपको इसका तरीका भी बता देता हूँ, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं कि जिनको फॉर्मूला याद नहीं रहते, तरीके याद मतलब कि मेथड याद आ जाते हैं, तो वो मेथड याद कर लें। जैसा कि मुझे मेथड जल्दी याद हो जाता है कंपेयर टू के फॉर्मूला मुझे भूल जाते हैं। तो मैं उधर से मुझे एक बात याद आई, मैं एक दफ़ा कैलकुलस 2 का पेपर देने गया, जो कि यूनिवर्सिटी का थॉमस कैलकुलस सब्जेक्ट था। मुझे ना मतलब कि मैं ट्रेन पे जा रहा था यूनिवर्सिटी, ठीक है, तो मुझे ना उधर भूल गया फॉर्मूला है, ठीक है, और वो फॉर्मूला था सेकेंड ईयर का। अगर आपने पढ़ा हो, एक फॉर्मूला है a² + x² dx = x/2, ठीक है, a² + x², ठीक है ना, प्लस ln a²/2 ln x प्लस a² + x², ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला मुझे भूला क्या था कि मुझे ना ये भूला था कि इधर प्लस आना है कि इधर माइनस आना है, ठीक है ना। मुझे ये कन्फ्यूजन थी। अब मैं ट्रेन में हूँ, मेरे पास अब कुछ भी नहीं था, ठीक है ना, क्योंकि मैं पेपर देने जा रहा था, मेरे पास अब कुछ भी नहीं था। मैं बस पेन ही लेके गया, पेन भी लेके गया था, ठीक है ना, पेन ही है। तो अब मैं देख रहा हूँ, मैंने कोई स्टूडेंट बैठा हुआ था, उससे मैंने कहा मुझे आप एक पेज दीजिएगा कॉपी से, था उसने मुझे पेज दिया। मैंने उसी वक्त 1 मिनट के अंदर सोल्व करके इधर पता लगवा ली कि इधर प्लस आना है कि माइनस आना है। तो टीचर्स कहते हैं कि आप लोग फॉर्मूला याद करने वो ईजी है, फॉर्मूला भी याद करें। अगर फॉर्मूला कहीं भूल जाते, देखें ना मुझे इधर भूल गया, अब मुझे याद नहीं है कि इधर प्लस आने के माइनस। अब मैंने 1 मिनट के अंदर 1 मिनट भी नहीं लगा था, क्वेश्चन सोल्व हो के इधर मुझे पता लग गया प्लस आने, ठीक है ना। तो मेरा मकसद यही था, मैंने ये पहचानूँ कि प्लस आने के माइनस आना। अगर मेरी मैथ की स्पीड इतनी नहीं होती तो मैं कभी भी पहचान सकता कि इधर प्लस आना तो माइनस। तो क्वेश्चन, और एक और बात, इस तरह का क्वेश्चन आ भी गया था पेपर कि जहाँ ये चीज़ यूज़ होनी थी, ठीक है ना। तो ये आप लोगों को इस तरह के आते हैं, आपकी स्पीड तेज़ होनी चाहिए थोड़ी। तो अब इसको सोल्व करते हैं, y = 2x। अब जब भी आप लोगों ने एक चीज़ याद रखी, जब भी आपका पावर वेरिएबल में हो ना, तो आप लोगों ने ln लेना है। अब इधर भी ln ले लें और इधर भी ले लें ln। ये x आ जाएगा इधर, तो आ जाएगा ln y = x और ln 2। बात क्लियर हो गई है। अब इसको सोल्व कर लें। अब इसको सोल्व कैसे कर लें, देखिए ध्यान से। अब इधर आ जाएगा डेरिवेटिव dx, इधर भी और इधर भी। अब सोल्व करें इसको, इधर आपका आएगा 1/y dy/dx, ऐसे ही आएगा क्योंकि ln की होती है 1/y और उसके डेरिवेटिव y का, ठीक है ना। अब इधर आएगा ये ln 2 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट आ जाता है बाहर, x का डेरिवेटिव लेंगे x के लिए से, तो आएगा 1 आंसर। अब इधर क्या बचा है, ये y इधर है, वो चला जाएगा उधर, तो dy/dx = ln 2y, ठीक है ना। y की जगह अब मैं 2x लिख देता हूँ, तो आपका बन जाएगा 2x = ln 2, ठीक है ना। अब ये फंक्शन था ना, तो इसका ये फॉर्मूला था। फॉर्मूला होता है, आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, जनरल होता है। तो इधर 2 की जगह क्या होगा, a की पावर x होगा, तो आपका ऑप्शन ये आएगा। तो देखें a की जगह 2 है, तो इधर भी 2 की पावर x आ गया और इधर ln 2, तो यही आंसर आ रहा है। तो आप लोग का आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन होगा। अब इसको क्वेश्चन को समझने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जो कि डायग्राम बना के पॉसिबल है, ताकि आपको समझ आ जाए। अब आपको इधर मैं बताऊंगा कि आपने 2 चीज़ें 3-4 पढ़ी हुई है, जैसे एब्सोल्यूट मैक्सिमा, ठीक है ना। मैं अभी एब्सोल्यूट नहीं पढ़ा रहा, मैं अभी आपको मैक्सिमा और मिनिमा ही पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। जो कि आप लोगों ने मैक्सिमम और मिनिमम फंक्शन पढ़े हुए हैं, ठीक है ना। इनमें क्या उसको कहते हैं, फंक्शंस में, ठीक है ना। डेरिवेटिव में आपने पढ़ा हुआ है, उसके बाद आपने एक पढ़ा हुआ है इन्फ्लेक्शन पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। इन्फ्लेक्शन मैं आपको पहले भी बताया था कि ये मैं सिर्फ पास पेपर नहीं सोल्व करा, बल्कि दूसरे कॉन्सेप्ट में पढ़ा रहा हूँ, ताकि आप लोगों को वो भी रिवाइज हो जाए, ठीक है ना। इन्फ्लेक्शन हो गया, क्रिटिकल आप लोगों का क्रिटिकल पॉइंट हो गया, तो ये मैं आपको बताता हूँ सारे होते हैं।
अब आपको ये पता होना चाहिए कि जहाँ देखें आपका क्रिटिकल पॉइंट वो होता है कि जहाँ आपका डेरिवेटिव क्या हो, ज़ीरो हो, डी वाई ओवर डी एक्स क्या हो, ज़ीरो हो, ठीक है ना। कोई आपकी डेरिवेटिव, अच्छा डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है ये मुझे बताएं पहले। डेरिवेटिव का मतलब ही क्या होता है आपका पास के आपका स्लोप क्या हो, ज़ीरो हो, ठीक है ना। स्लोप क्या होती है, देखें इस चीज़ का कोई स्लोप नहीं है। अगर ये होती इस तरह तो स्लोप क्या होनी थी, मैक्सिमम इन्फिनाइट स्लोप होनी थी। तो इस तरह ये चीज़ होती है, ठीक है ना। आपको ये भी पता होना चाहिए कि डी वाई ओवर डी एक्स एम इज इक्वल टू जीरो भी लिखा जा सकता है। डी वाई ओवर डी एक्स को स्लोप कहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, बहुत ज़्यादा यूज होता है, ठीक है ना। अब आपके पास इधर दो तीन चीज़ें हैं, मैक्सिमम और मिनिमा। तो आपको मैं बताता जाऊँ कि जहाँ डी वाई ओवर डी एक्स, यहाँ आप लोग इधर डी वाई ओवर डी एक्स नहीं, मैं अब इसको मैं वाई डैश लिखूँगा, आपको पता नहीं इस तरह लिख सकते हैं। जहाँ वाई डैश ज़ीरो से बड़ा होगा तो वो होगा मैक्सिमम, ठीक है। और जहाँ वाई डैश ज़ीरो से छोटा होगा वो होगा मिनिमा। क्लियर होगी बात इतनी। जहाँ वाई डैश मैक्सिमा इधर होगा वो मैक्सिमा, जहाँ वाई डैश इस तरह छोटा होगा ज़ीरो से वो क्या होगा, मिनिमा। यानी कि जहाँ डेरिवेटिव का आंसर ज़ीरो से मतलब कि प्लस में होगा वो मैक्सिमा होगा, और जहाँ डेरिवेटिव का आंसर माइनस में होगा वो क्या होगा, मिनिमा होगा। और जहाँ ज़ीरो होगा वहाँ क्या होगा, क्रिटिकल पॉइंट होगा। क्लियर होगी बात इतनी। अब मैं इतने हिस्से पे देखता हूँ, देखें ये तो क्रिटिकल पॉइंट हो गया ना, ये क्रिटिकल पॉइंट है, ये कौन सा पॉइंट है, क्रिटिकल पॉइंट है, ठीक हो गया, क्रिटिकल पॉइंट हो गया। क्योंकि इधर देखें अगर मैं डेरिवेटिव इधर बनाऊँ तो क्या आता है, डेरिवेटिव ज़ीरो आता है, तो ये क्रिटिकल पॉइंट हो गया। अब इधर देखें, अब मेरी अकल भी काम कर रही है कि इधर डेरिवेटिव बढ़ रहा है कि इधर देखें बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, बढ़ रहा है ना। तो मतलब कि डेरिवेटिव क्या पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम। और अगर मैं देखूं तो ये इधर वैल्यूज़ क्या हो रही हैं, मैक्सिमम हो रही है, ठीक है ना। वैल्यूज़ की तरफ को जा रही है, ऊपर को जा रही है, तो मतलब कि फंक्शन क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, मैक्सिमम हो रहा है, ठीक है। और क्रिटिकल पॉइंट के बाद अब देखें, अब मैं इसको थोड़ा सा इस तरह करूँ, इधर था क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट के बाद अगर मैं इधर डेरिवेटिव लेना शुरू कर दूँ तो डेरिवेटिव लेता हूँ तो देखें डेरिवेटिव इधर को आ रहा है, तो मतलब कि डेरिवेटिव क्या हो रहा है, कम हो रहा है। डेरिवेटिव कम होने का मतलब क्या है, नेगेटिव आ रहा है, ठीक है ना। अब अगर मैं इसको अकल से भी देखूं तो देखें फंक्शन की वैल्यू क्या हो रही है, दोबारा जीरो पे आ रही है, तो मतलब फंक्शन की वैल्यू क्या हो रही है, मिनिमम हो रही है। तो फंक्शन की वैल्यू मिनिमम होने का मतलब क्या, मिनिमम है, ठीक है ना। तो अभी आपने देखा, आपने अकल से भी सीखा कि अगर देखें ये ज़्यादा हो रहा है तो इसका मतलब मैक्सिमम वैल्यूज आ रही हैं, और इधर से कम हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, फंक्शन मिनिमम हो रहा है। तो अगर मैंने भी आपको ये बताया कि अगर डेरिवेटिव से भी लें तो इधर इस तरह डेरिवेटिव से एक लाइन देखें तो इधर डेरिवेटिव की लाइन आ रही है पॉजिटिव, तो डेरिवेटिव की पॉजिटिव लाइन होने का मतलब क्या है, मैक्सिमम है। और डेरिवेटिव की नेगेटिव लाइन आ रही है तो इसका मतलब क्या है, मिनिमम है, ठीक है ना। इधर इस तरह भी पता लग गया, वैसे भी पता लग गया। क्लियर होगी बात। अब मैक्सिमम और मिनिमम क्या होते हैं, ठीक है ना। अब अगर इधर देखें, एक इधर है इस तरह और एक ये है, ये तो आपको पता ना वो पॉइंट है, क्रिटिकल पॉइंट है, इसको तो छोड़ ही देना क्योंकि इधर डेरिवेटिव क्या आपका बिल्कुल फ्लैट है, ठीक है ना, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। जहाँ पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो तो इधर डेरिवेटिव आपका क्या होता है, जीरो होता है, तो मतलब कि ये क्रिटिकल पॉइंट है। अब क्रिटिकल पॉइंट के इस तरफ एक लाइन देखता हूँ तो इधर लाइन आ रही है नीचे को, तो लाइन की डायरेक्शन क्या किधर होगा, नीचे को, तो लाइन की डायरेक्शन नीचे को मतलब कि नेगेटिव साइड है, नेगेटिव है। और इधर को जा रही है ऊपर को, तो इधर है पॉजिटिव, तो इधर आपका डेरिवेटिव होगा क्या, मैक्सिमा, और इधर आपका डेरिवेटिव या फंक्शन क्या होगा, मिनिमा। क्लियर होगी बात, मैक्सिमा और मिनिमा क्या होते हैं, आई होप कि आपको क्लियर हो गई होगी। अब आता है इन्फ्लेक्शन क्या होता है, अब आपका आता है इन्फ्लेक्शन क्या होता है। तो देखें इन्फ्लेक्शन ये होता है कि देखें आपने ये डायग्राम बनाई थी, इस डायग्राम पे एक पॉइंट इस तरह का आता है, आपकी इधर दो चीज़ें, एक इस तरह का है, ये कप की शेप का, ठीक है ना, एक होता है कनकेव अप और एक होता है कनकेव डाउन। इसको कहा जाता है, देखें अगर इस तरह को नीचे को मुंह होगा तो कनकेव डाउन, और अगर ऊपर को होगा तो कनकेव अप के अपवर्ड, ठीक है ना। इसको याद रखने का तरीका क्या है, ये अप और ये डाउन, तो इसको कहते हैं कनकेव डाउन। अच्छा ये इसकी शेप चेंज हो रही है, डाउन से अप हो रही है, तो किसी पॉइंट पर जाके हो रही है ना, मतलब कि एक ऐसा पॉइंट है कि जहाँ जिस पॉइंट से इधर अगर जाएंगे, मैं कहता हूँ एक ऐसा पॉइंट है कि इधर को जाएंगे तो डाउन है और इधर को जाएंगे तो वो अप है, तो वो वाला पॉइंट के इधर को जाए तो डाउन है और इधर से जाए तो अप हो,
उस पॉइंट को कहा जाता है इन्फ्लेक्शन। उस पॉइंट को क्या कहा जाता है? इन्फ्लेक्शन। और उस पॉइंट पे आपका डबल डेरिवेटिव जो कि होता है डी वाई स्केयर और डी एक्स स्केयर, या इसको लिखा जा सकता है वाई की पावर 2 डैश, ठीक है ना। वाई 2 डैश हो तो उसको डबल डेरिवेटिव होता है 0। इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे आपका डबल डेरिवेटिव होता है 0, तो ये आपने याद रखना है। ठीक हो गया? क्लियर हो गई बात? इन्फ्लेक्शन ऐसा पॉइंट है कि जहाँ आप लोगों की शेप चेंज होती है, कनकेव अप से कनकेव डाउन होता है, कनकेव डाउन से कनकेव होता है। तो मैं अगर देखूँ इस पॉइंट पे आप लोगों की ये शेप क्या हो रही है? चेंज हो रही है। देखें, ये पहले इधर थी इस तरह, इस पॉइंट के जैसे इधर ये इस तरह होगी, तो आपका इन्फ्लेक्शन इधर होगा, आपका इन्फ्लेक्शन इधर होगा। बात क्लियर होगी है? ठीक हो गया? इधर नहीं होगा, सॉरी, इस ग्राफ में इधर होगा, आपके इस फंक्शन में इधर नहीं होगा। वो आप लोग देख लेते हैं किस तरह होगा आपका इन्फ्लेक्शन। और एक और आपको बात बता दूँ, डबल डेरिवेटिव ना, तो डबल डेरिवेटिव में अगर आपका 0 से बड़ा, 0 से, मैं अब सोच रहा हूँ बताऊँ कि ना, क्योंकि बच्चे फिर कंफ्यूज, चले मैं बता देता हूँ। डबल डेरिवेटिव में अगर 0 से बड़ा होता है, डबल डेरिवेटिव अगर मिसाल के तौर पर पॉजिटिव होता है तो तब आपका मिनिमा होता है। ठीक है, लिख लें बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और जब डबल डेरिवेटिव नेगेटिव होता है तो आपका क्या होता है? मैक्सिमा होता है। तब आपका क्या होता है? मैक्सिमा होता है। तो इस बात को याद रखिएगा कि सिंगल डेरिवेटिव में असूल है कि सिंगल डेरिवेटिव में पॉजिटिव होता है। मैं अब इसको किस तरह याद रखता हूँ कि मैं मैक्सिमा को लेता हूँ पॉजिटिव और मिनिमा को लेता हूँ नेगेटिव। तो मैं कहता हूँ कि जब सिंगल डेरिवेटिव हो तो उसमें पॉजिटिव होगा और नेगेटिव होगा, लेकिन डबल डेरिवेटिव में उल्टा है, पॉजिटिव नेगेटिव होता है, नेगेटिव पॉजिटिव होता है। ठीक है ना? अब आपको पता लगी ना मैं पॉजिटिव किसको कह रहा हूँ। एक तो मैं इसको कह रहा हूँ कि उसके आंसर को, और एक मैं पॉजिटिव कह रहा हूँ मैक्सिमा और मिनिमा को। मैक्सिमा को कह रहा हूँ पॉजिटिव और मिनिमा को कह रहा हूँ नेगेटिव। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि पॉजिटिव होता है किसमें? डबल डेरिवेटिव में, और नेगेटिव पॉजिटिव होता है और पॉजिटिव नेगेटिव होता है किसमें? डबल डेरिवेटिव में। सिंगल डेरिवेटिव में आपका पॉजिटिव आंसर शो करता है मैक्सिमा को, ठीक है ना, और नेगेटिव डेरिवेटिव शो करता है मिनिमा को। ठीक है ना? अगर सिंगल डेरिवेटिव होगा इज इक्वल टू 0 तो होता है क्रिटिकल पॉइंट। अब आता है डबल डेरिवेटिव 0 के इक्वल होगा तो उसको इन्फ्लेक्शन कहते हैं। अगर डबल डेरिवेटिव 0 से बड़ा होगा, मतलब कि पॉजिटिव होगा, तो वो मिनिमा होता है। अगर डबल डेरिवेटिव नेगेटिव में होता है तो वो क्या होता है? मैक्सिमा होता है। ये आप लोगों ने सारी बातें करनी है, याद रखनी है। अब अपना क्वेश्चन हल करते हैं। अब जी भाई, अब पहले अपना डेरिवेटिव लेते हैं, सिंगल डेरिवेटिव लेंगे अपने फंक्शन का। तो देख लेते हैं, एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 की पावर एक्स की पावर 3 का होता है 3x2 ओवर 3 एज इट इज, माइनस एक्स की पावर 2 का होता है 2x ओवर 2 प्लस 5 का होता है डेरिवेटिव 0, लिखने की जरूरत नहीं है। 2 से कैंसिल, इससे कैंसिल, तो x2 माइनस एक्स, और ये इस तरह। बात क्लियर है? अब एक बात बता दूं, इन्फ्लेक्शन और मिनिमा। इन्फ्लेक्शन आपको पता है डबल डेरिवेटिव से फाइंड होता है, इससे फाइंड नहीं होता। तो डबल डेरिवेटिव भी ले लें। तो डबल डेरिवेटिव अगर मैं लूँगा तो इधर आपका आंसर आएगा, x का आएगा 2x और इसका आएगा -1। अब क्या करें? पहले डबल डेरिवेटिव लें 1 पे और फिर डबल डेरिवेटिव लें 0 पे। तो देखें, एफ डबल डेरिवेटिव 1 के लिहाज से, तो इधर भी 2 की पावर x की जगह आ जाएगा 1 - 1, तो आंसर आएगा 1, क्योंकि 2 × 2 -1 = 1। तो देखें, डबल डेरिवेटिव का आंसर 0 आया 1 पे। डबल डेरिवेटिव का आंसर जब 1 पे 0 आएगा ना, तभी आप लोगों का क्या होगा? डबल डेरिवेटिव का आंसर 0 पे क्या आया? 1। तो इसका मतलब इस पर इन्फ्लेक्शन नहीं है, अगर आंसर आता ना 0 तब इन्फ्लेक्शन होती। अब 0 पुट करते हैं, तो 0 पुट करने के बाद अगर देखा जाए तो ये आ रहा है 0 - 1, तो आपका आंसर क्या है? -1 आ रहा है। अच्छा, एक बात बता दूँ, 1 का आंसर आ रहा है पॉजिटिव। जब डबल डेरिवेटिव आपका पॉजिटिव होता है, डबल डेरिवेटिव उल्ट बताता है, तो डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो पॉजिटिव का मतलब मिनिमा। डबल डेरिवेटिव में बात कर रहा हूँ, और डबल डेरिवेटिव 0 पे आ रहा है -1, मतलब कि मैक्सिमा। ठीक है ना? नेगेटिव होगा तो मैक्सिमा। ये किसकी बात हो रही है? डबल डेरिवेटिव की। तो इसका मतलब इन्फ्लेक्शन 0 पे आती, 1 पे आती नहीं, ये ऑप्शन नहीं है। 0 पे आती, 0 पर भी आंसर 0 नहीं आया, तो ये नहीं है। इन्फ्लेक्शन मिनिमा, क्या मिनिमा x = 1 पे आया था? तो देखिए है था। किस तरह पता लगा कि डबल डेरिवेटिव का आंसर क्या आया? 1 आया जी, प्लस आया।
डबल डेरिवेटिव का आंसर जब प्लस आता है तो मतलब कि मिनिमा होता है, तो ये आपका ऑप्शन ठीक है। रिलेटिव मिनिमा है एक्स इज इक्वल टू जीरो पे, एक्स इज इक्वल टू जीरो पे मिनिमा नहीं है बल्कि क्या है, मैक्सिमम है, तो आपका ये ऑप्शन नहीं है। क्लियर होगी बात। अब आपने क्वेश्चन 15 में क्या करना है, अपने एक लाइन आपको दी गई है, उसकी आपने इक्वेशन फाइंड करनी है। लाइन की इक्वेशन किस फॉर्मूले से फाइंड करते हैं, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। क्लियर होगी बात। इसको अब सोल्व करें। देखिए आपको कहा गया द लाइन पासिस थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वो होता है लाइन कि जहाँ दो लाइनें आपस में कनेक्ट हो रही होती हैं, आपस में मिल रही होती हैं, उसको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहते हैं। एक लाइन है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस वन और एक लाइन है एक्स इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब पहले जो जहां आप लोग को कहा जाए ना कि वो इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब कि वो मिल रही है, तो उधर से आपने वो पॉइंट फाइंड करने होते हैं जो कि y1 और x1 होता है। तो देखें एक आपके पास दिया गया x प्लस वाई माइनस वन इज इक्वल टू जीरो और एक आपको दिया गया x इज इक्वल टू जीरो। अगर ये x इज इक्वल टू जीरो, अब देखें जहां इंटरसेक्ट का लफ्ज आ रहा है तो इसका मतलब वो आपस में कनेक्ट है। अगर ये x इज इक्वल टू जीरो इधर भी इधर और जहाँ वो इंटरसेक्ट होते हैं ना, तो इसका मतलब वो x और ये आपस में x क्या होते हैं, सेम होते हैं, और y की वैल्यूज भी आपस में क्या होती हैं, सेम होती हैं। इंटरसेक्ट का मतलब ये होता है कि वहाँ पॉइंट क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो जहाँ x इज इक्वल टू जीरो है तो इधर भी x इज इक्वल टू क्या होगा, जीरो, तो इधर आएगा y माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। अगर इधर मैं y की वैल्यू निकालता हूँ तो y की वैल्यू क्या आती है, वन। तो मतलब कि जहाँ x जीरो होगा y की वैल्यू क्या आ गई, वन, तो ये आपका y1 और x1 आ गए। ठीक है ना, क्या है देखें y1 है वन इज इक्वल टू m की वैल्यू निकालनी है, इसको भी रहने दे x माइनस x1 का आंसर क्या आया था, जीरो। ठीक है ना, अब m निकालें। अब m आपको मैंने भी पिछले क्वेश्चन में भी बताया, m होता है आपका डेरिवेटिव लेना। ठीक है ना, डेरिवेटिव से भी आपकी स्लोप आ सकती है और m का मतलब भी आता है स्लोप। एंड इज पैरेलल टू द लाइन, इस लाइन से इतने हिस्से से हमारा पॉइंट आ गए जो कि y1 और x1 था। अब स्लोप निकालनी है, इज पैरेलल टू द लाइन x माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। अब इधर देखें x माइनस वन इज इक्वल टू जीरो है, इसको मैं लिख सकता हूँ x इज इक्वल टू वन। अब मैं दोनों तरफ डेरिवेटिव लेते हैं। अगर मैं इसको मैं इस तरह लिखूँ y इज इक्वल टू एक्स, अगर मैं इसका डेरिवेटिव लूँ dy ओवर dx लूँ तो x के लिहाज से x का डेरिवेटिव होता है वन, तो इधर आंसर क्या आता है, वन। डेरिवेटिव dy ओवर dx की, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, m, क्योंकि इसको स्लोप होती है ना dy ओवर dx, तो उसको इज इक्वल टू m लिख सकता हूँ। तो m की वैल्यू इधर क्या आ गई, वन। जहाँ कहा जाए ना पैरेलल है, तो पैरेलल होने का मतलब है कि जो उसकी स्लोप होगी वही उसकी स्लोप होगी। अगर दो लाइन आपस में पैरेलल हैं तो जो इसकी स्लोप है वही स्लोप इस चीज़ की है, सेम टू सेम स्लोप होगी। और अगर परपेंडिकुलर कहा जाए तो देखिए परपेंडिकुलर ये चीज़ है कि इसकी स्लोप है और एक इसकी स्लोप है, तो परपेंडिकुलर के हम यूज़ करते हैं माइनस वन ओवर एम का फॉर्मूला यूज़ करते हैं। अब इसको सोल्व करके तो माइनस वाई इज इक्वल टू वन और एक्स आंसर आएगा। तो ये आपका ऑप्शन कहाँ है, नज़र आ रहा है कहीं। अगर मैं इसको इस तरह लिख दूँ एक्स प्लस वन, अब आगे नजर, तो ये सी आपका ऑप्शन। क्लियर होगी बात। तो ये आपका क्वेश्चन MCQ 15 भी सोल्व हो गया।